आफाक अहमद का बड़ा बयान एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली होने वाली है। अहम के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। क्या वाकई में अल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है खालिद मकबूल ने? तहरीक इंसाफ पर सख्तियों का उरूज होने वाला है। ये नारा एक बार फिर बुलंद हुआ है कि मुझे क्यों नहीं निकाला। किसने ये नारा बुलंद किया है? कराची में जगह जगह एहतजाज किस लिए हुआ? फकीर को किसने लूट लिया है? और मोबाइल बंद। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज मुल्क भर में होने वाली बहुत बड़ी बड़ी खबरें और उसके साथ साथ कुछ बैनुल अक़वामी ऐसी खबरें भी हम आपके सामने रखेंगे जो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत अहम और बहुत ही हैरत ज़दा कर देगी आपको। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमेशा की तरह इस बार दरख्वास्त आपसे फिर कर रहा हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन फौरी तौर पर दबा दीजिए। आइए, इससे पहले कि मैं आपको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाऊं, लेकिन इस वक्त इंडिया के अंदर एक सोग सा आलम हो गया है। और ये सोग का आलम किस लिए हुआ है, ये बड़ी ही हैरतंगेज बात है और बड़ी ही आपको हैरत ज़दा तो कर ही रही है, लेकिन आपके लिए अजीब सी बात होगी। इंडिया का एक बहुत बड़ा सरमायाकार कि जिसे गौतम अडानी कहा जाता है कि इसकी दौलत तकरीबन 165 अरब डॉलर के करीब है। और इसे इंडिया के अंदर जहां इतनी अहमियत दी जाती है, जहां उसे मोदी का यार कहा जाता है, वहां दुनिया भर के अंदर इसका बिजनेस बेतहाशा फैला हुआ है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसके बाद न सिर्फ इंडिया के अंदर सोग का आलम मच गया, बल्कि अब यह नया सवाल उठने लगा कि आखिर इंडिया के मामलात जा कहाँ रहे और इंडिया को क्या बड़ी ही बुरी तरीके से गिरफ्त में लिया जाने वाला है। एक अहम बात यहां से शुरू हुई कि जब इंडिया ने मुदाखलत का सिलसिला शुरू किया और ख़ास तौर पे सिख रहनुमाओं को यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर कत्ल करना शुरू करवाया, तो उसके बाद से कहानी यहां पर भी आई कि उसने पाकिस्तान के अंदर भी अपने मखसूस टारगेटों को कत्ल करवाया, जिसके बारे में पाकिस्तान की हुकूमत भी कहती रही। लेकिन मेरी गुफ्तगू का महवर यह नहीं है, बल्कि आपको चौंका देने वाली एक बहुत ही अजीब व गरीब खबर है। खबर यह कि जब कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ तो उसके अंदर बाकायदा कनाडा के वजीर आजम ने भारत की हुकूमत का नाम लिया कि वो इसमें मुलव्विस है। उसके बाद अमेरिका ने भी कुछ इसी तरीके के इल्जामात आयद किए और फिर हुआ ये कि इंडिया के ताल्लुकात कनाडा और अमेरिका से खराब हुए। जो बाइडन का दौरे हुकूमत अब खत्म होने वाला है और ट्रंप की हुकूमत आने वाली है। जैसे ही ट्रंप का ऐलान हुआ कि वो सदर का इलेक्शन जीत चुके हैं, वैसे ही मोदी के बहुत करीबी दोस्त और खास तौर पे एक बहुत बड़े सरमायाकार गौतम अडानी ने यह ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के अंदर 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। जिस ऐलान को मोदी का ऐलान तस्वुर किया जा रहा था और जो बाइडन की हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा था और ट्रंप के लिए दामन को बिछाया जा रहा था, बल्कि यूं समझिए कि रेड कारपेट को बिछाया जा रहा था। मगर आज एक बहुत अहम खबर आई और उन पर इल्ज़ाम यह आयद किया गया, बाकायदा अमेरिकी इस्तगासा ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने वहां पर हुक्काम को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी है। 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी है और उन्होंने खुफिया तौर पर अमेरिका के अंदर दौलत को छुपाया है। उसके बाद एकदम से तहलका मच गया। इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे जाने शुरू हुई और इसे ये इंदिया दिया गया कि अगर गौतम अडानी को वहां पर सजा होती है तो इसका नतीजा सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के सरमायाकारों के लिए खतरे की घंटी बजा देगा। मैं आपसे इसलिए यह खबर शेयर कर रहा हूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसे भी हमारे यहां पर जो चंद लोग हैं उन्हें जिस तरीके से उम्मीद है कि ट्रंप आएगा और फिर इनकलाब बर्पा कर देगा, तहरीक इंसाफ के बानी को रिहाई मिल जाएगी और ट्रंप है कि जादू की छड़ी बजाएगा। जो बाइडन इंतजामिया के भी मोदी सरकार से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जिस तरीके से खान साहब वाले कहते थे कि उनका फोन तक नहीं उठाते, बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर भी यही मामला थे। अब इस सिलसिले की कड़ी ये हुई है कि उन्हें ट्रंप इंतजामिया से बड़ी ही तवक्कुआत थी कि ट्रंप इंतजामिया ने जो पिछली बार मोदी का जिस तरीके से इस्तकबाल किया था, जिस तरीके से मोदी को गले लगाया था, भाई ट्रंप ने मोदी को गले लगाया था, खान को गले लगाया था, वो सब लोग उस तरीके से नाराजगी का सामना कर रहे हैं। अब जाहिर है
जो यार किसके, यानी 2 यार यहाँ पर मिले हुए और 2 यार वहाँ पर मिलेंगे। तो अब ये उन्हें उम्मीद थी कि जनाब बड़ी तब्दीली रोनुमा होगी, लेकिन उस तब्दीली से पहले ही पानी फेर दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से खान साहब को भी उम्मीद थी कि अब ट्रंप आ रहा है, जिसे वो अमेरिकी साजिश कहते हुए रिजीम चेंज की एक बड़ी साजिश करार दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी हुकूमत को हटाने में ये देखो ये किसका हाथ है। फिर उसी के सामने जाकर इल्तिजाएं करने लगे कि अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाले और उन्हें आज़ाद करवाए। जब यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं हुआ तो मैंने आपको कल ही कहा था कि जो खिताब आया है और जो खिताब किया है बुशरा बेगम साहिबा ने इमरान खान साहब की बेगम ने, उन्होंने वाज़े तौर पर इस तरफ इशारा दिया कि सऊदी इंतज़ामिया उनसे नाराज़ थी और नाराज़गी की वजह से ही उनकी हुकूमत गई है। अच्छा, मैं इस बारे में आपको याद होगा कि उनके ही एक रहनुमा जो कि बड़े मशहूर हैं आजकल टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, हर जगह बहुत ज़्यादा मशहूर रहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि सऊदी अरब का इसका हाथ है। और सऊदी अरब का यूँ तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से कहीं ना कोई जिक्र ज़रूर आता रहा है, चाहे नवाज शरीफ साहब का जाना हो या फिर दीगर मामला हो, लेकिन इस तरीके से सऊदी हुकूमत पर जो तनकीद की गई है वो पाकिस्तान की इंतज़ामिया से लेकर सऊदिया की इंतज़ामिया को भी पसंद नहीं आई। जो खबरें बड़ी तेज़ी के साथ चल रही थी कि 24 तारीख को एक बड़ा इनकलाब बर्पा होगा, उसको खुद धचका बुशरा बेगम के हाथों पहुंच चुका है। ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पाकिस्तान हो या इंडिया, इसकी सियासत पर हमेशा से असरअंदाज होते हैं। करीबन कोई 25 लाख के करीब पाकिस्तानी इस वक्त सऊदिया के अंदर मौजूद है और इतनी ही तादाद में यूएई के अंदर मौजूद है, जहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर इन ममालिक से पाकिस्तान की नाराज़ी होती है और वहाँ से पाकिस्तानियों को बेदखल करने का अगर सिलसिला शुरू होता है तो इससे पाकिस्तान की मईशत पर बराह रास्त बहुत बुरा असर पड़ सकता है और पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता। इसलिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश ये करता है कि इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया सके। बुशरा बेगम की तरफ से यह हमला, अब तहरीक इंसाफ के लोग इस बात की वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बेगम साहिबा वो नहीं कह रही थी जो समझा गया और जो समझा गया वो कहने नहीं चाह रही थी, यानी कि दर हकीकत सर आईना मेरा अक्स था, पसे आईना कुछ और था, यानी जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। बड़ा मशहूर निदा फाजली का शेर है कि जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ ज़रा फासले से मिला करो, कोई गले भी नहीं मिलेगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ ज़रा फासले से मिला करो। तो बहरहाल वो इसी का एक बड़ा मशहूर शेर है, शेर से शेर याद आ ही गया ना, इसी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि बेहिजाब वो चांद सा नहीं कि नज़र का कोई असर ना हो, उसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। खैर, शायरी की बात आई तो शेर, ज़ाहिर आपको एक अगर आता है तो फिर दूसरा शेर आ जाता है। अब इस हवाले से खान साहब का और खान साहब की सियासत को एक बड़ा धचका लगा है। वो बातें जो मुज़ाकरात के हवाले से कही जा रही थी और मैं बार बार अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर कह रहा था कि खान साहब का सिर्फ एक मुतालबा है, सिर्फ एक मुतालबा है, सिर्फ एक मुतालबा है कि मुझे क्यों नहीं निकाला, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। अब मैंने इसलिए इतनी बार ये कहा है मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, क्योंकि वो हर कोई जो कोई भी आता है उससे एक ही बात करते हैं कि मुझे निकालो, मुझे निकालो और मुझे निकालो। उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि भाई हर सूरत में मैं मुज़ाकरात उस सूरत में करूंगा कि जब मुझे निकाला जाए। उन्हें ये नवीद दी गई थी कि जनाब बस आप बाहर आने वाले और अब सारे मामलात हल हो जाएंगे। अब ये नवीद खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दी थी या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई थी, ये एक अलग बहस है, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है ये बात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आई थी और इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया था जरा सा ठहर के, हर बार गर्म खाने की कोशिश मत करें। और खान साहब हमेशा से गर्म खाने की कोशिश करते हैं। वैसे आजकल वो मरियम नवाज साहिबा के फ़ैन हो चुके हैं कि जिन्होंने कहा था ना कि बस मज़ाहिमत ही मफ़ाहिमत का रास्ता निकालती है, तो ये भी उसी फार्मूले पर अमल कर रहे हैं कि जनाब मज़ाहिमत ही मफ़ाहिमत का रास्ता निकालती है, लेकिन होले होले चला जाता है, स्लो स्लो चला जाता है। एकदम से गरम गरम खाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो कभी भी आपको उसका नतीजा बरामद नहीं होता। एक और सवाल, इसके साथ ही हम कुछ गुफ्तगू में बड़ी अहम खबरें भी डालते हैं। तो मैंने आपको ये 2 बड़ी खबरें इसलिए दे दी कि जो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ इंडिया और खान सोच रहे थे, वो दोनों जगह से दोनों के ताल्लुकात जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आइए तीसरी खबर की तरफ, और
यकीनी तौर पर आपको बड़ा इंतज़ार होगा इन सब खबरों का। लेकिन एक और ख़बर भी देता हूँ, बड़ी अहम खबर है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा एक फ़कीर ने डाला। फ़कीर समझ रहे हैं ना, फ़कीर जो हमारे यहाँ होते हैं, उन फ़कीर ने डाला। उस फ़कीर का नाम जो है वो फ़कीर का नाम था दरिया खान। दरिया खान साहब हैदराबाद के रिहायशी हैं और उनके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं। कहने को वो फ़कीर है लेकिन लाखों रुपए पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जितने लोग फ़कीर नज़र आते हैं, अब मैं उस पर क्या बात कहूँ, अब उनकी अगर आप दौलत का अंदाज़ा कीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फ़कीर खान साहब के मुतालिक ये कहा गया क्योंकि इनके पास अपनी रिहाइश नहीं है, बल्कि ये एक हैदराबाद के शादी हॉल के अंदर रात गुजारते हैं, लेकिन इनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे थे। अब इनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे थे, ये वो बेनामी अकाउंट नहीं थे कि किसी ने डाल दिया, बल्कि ये कहते हैं कि भाई हाँ मेरे पास ये दौलत मौजूद थी। अब जब ये बेनामी ये इनके पास दौलत मौजूद थी तो उस दौलत का हुआ ये चले गए हाई कोर्ट और इन्होंने कहा कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे किसी और को शिफ्ट हो गए। और वो कैसे शिफ्ट हुए, वो किसी शाजिया नाम की एक खातून है कि जिसके नाम पर ये पैसे वहाँ पर शिफ्ट हुए, और एक ज़िशान नाम का आदमी है कि जिसने ये किए, और एक बैंक का मैनेजर भी मुलविस है। बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया और लेकिन अब जो है वो कोर्ट ने उसकी ज़मानत दे दी है और कहा है कि भाई 2 लाख रुपए के आप मचल के जमा करवाएं और इसके बाद आपको यहाँ से रिहाई मिल जाएगी। खैर, अब ये एक बड़ा अजीब व गरीब मुकदमा है। अब इस मुकदमे से आपको जहन में बहुत सारी बातें आएंगी। एक फ़कीर के जिसके पास दौलत का होना, एक फ़कीर के जिसके पास घर नहीं, लेकिन वो हाई कोर्ट जा सकता है, एक बड़ी बात है। और हाई कोर्ट का एक फ़कीर के हवाले से ये फ़ैसला देना भी बड़ा अहम है कि आखिर इसके साथ जालसाजी कहाँ हुई है। लेकिन ताहाल ना ही उन जालसाजों को गिरफ्तार किया जा सका है, बल्कि बैंक के मैनेजर को, साबिक मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फ़कीरों और दरवेशों की बड़ी अजीब कहानी चलती है। मैं उन दरवेशों की बात नहीं कर रहा जो वाकई में दरवेश होते हैं, मैं उन फ़ुकरा की बात नहीं कर रहा जो वाकई में फ़कीर होते हैं, क्योंकि फ़कीर का लफ्ज़ जो है वो दर हकीकत उन लोगों से निकला है कि जो बड़े ही बुरे हालात के अंदर ज़िंदगी को गुजारते हैं, जो तक़वा इख्तियार करते हैं। लेकिन अब वो फ़कीर का लफ्ज़ जो है हमारे यहाँ पर आम वो जो भी भिखारी होते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है, तो अब वो एक अलग बहस है। खैर, इसी के साथ जुड़ी हुई ये खबर देना चाह रहा था कि जनाब हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में किसके पास कितने पैसे आ जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर एमक्यूएम की सियासत भी इसी तरफ चल रही है, लेकिन उस एमक्यूएम की सियासत से पहले मैं एक बात आपके सामने ज़रूर रखना चाह रहा हूँ। इस वक्त सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि जो पंजाब की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि वहाँ 6 कैनाल्स निकाली जा रही हैं, यानी कि 6 नहरें बड़ी निकाली जा रही है। आज उस हवाले से एक नहर का इफ्तिताह करने की भी बात हुई कि जनाब वो बलूचिस्तान तक जाकर सराब करेगी और दरिया सिंध पर ये 6 चीज़ें निकाली जाएगी, 6 नहरें निकाली जाएगी। अब इस हवाले से सिंधी जो कौम परस्त हैं और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से मुजाहरे कर रही थी और मुसलसल कह रही थी कि जनाब ये अमल ठीक नहीं हो रहा और इससे सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सिंध क्योंकि दरिया सिंध में नीचे की तरफ आता है और दरिया सिंध में जब नीचे की तरफ आता है तो ज़ाहिर है जो नीचे की तरफ पानी ही कम आता है। मैंने आपको कल भी कहा था कि डेल्टा का यहाँ पर इशू है। अब मामला यहाँ पर बढ़ गया और बढ़ इसलिए गया है कि अभी तक इस पर सिंधी कौम परस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के देही इलाकों की ज़्यादा तर्जुमानी करती है वो इस पर बात कर रही थी, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों से ना ही तहरीक इंसाफ इस पर बात कर रही थी, ना ही इस पर कोई और जमात बात कर रही थी। मगर अब एक बड़ी बात आई है और बड़ी खबर ही आई है कि महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा यानी कि आफाक अहमद साहब ने ये अनाउंसमेंट किया है और ये बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये सिंध के साथ जुल्म किया जा रहा है पंजाब का, ये ठीक नहीं है। और इस हवाले से जो सिंधी बोलने वाले हैं उनके साथ जो महाजिर कौमी मूवमेंट है वो इस हवाले से साथ खड़ी रहेगी और इसे किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये एक बड़ा टर्न है, बड़ा टर्न इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा टर्न है और बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि जो सिंध देही के मामला आते हैं उसमें सिंध शहरी की जो सियासत करने वाले लोग हैं वो शामिल नहीं, बल्कि मैं आसान लफ्ज़ों में यूँ कह दूँ कि जो सिंधी बोलने वाले हैं उनकी सियासत और उर्दू बोलने वालों की सियासत को अलग अलग तस्वुर किया जाता है। लेकिन आफाक अहमद साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट होना कि ये तमाम मामला ठीक नहीं हो रहे और उसमें वो हर सूरत में सिंध के साथ खड़े रहेंगे, ये बड़ी बात है। अगर इस हवाले से उन्होंने आइंदा दिनों में होने वाले प्रोटेस्ट जो सिंधी कौम परस्त या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रहे हैं उसमें अगर शमूलियत इख्तियार करते हैं तो ज़ाहिर है ये बड़ी खबर की तरफ जाएगा और बड़े लोगों के लिए बात होगी। अभी तक एमक्यूएम का इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर बयान नहीं आया, एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई वाज़ेह तौर पर बयान नहीं आया,
लेकिन आफाक अहमद साहब का उनके साथ इजहार यकजहती करने का सिर्फ बयान है, बल्कि थोड़ा सा अगर आप इसका लबो लहजा देखें तो ज़रा सख्त बयान है पंजाब के हवाले से। तो इसमें क्या वो शमूलियत इख्तियार करेंगे, और ये एक इस जो मूवमेंट इस वक्त चल रही है कैनाल्स के हवाले से, और जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बार बार इसे कालाबाग डैम से इसकी मिसाल को दे रहे हैं, उसमें महाजिर कौमी मूवमेंट या कराची की देही आबादी का, क्योंकि ज़ाहिर अगर पानी कम होगा तो पानी अगर जब नीचे कम आएगा तो जाहिर सी बात है कराची में भी पानी की किल्लत का सामना हो सकता है का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए ज़ाहिर है जो कराची के सियासत करने वाले या हैदराबाद की सियासत करने वाले हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ये मामला ठीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इस वक्त जो MQM पाकिस्तान के दरमियान MQM पाकिस्तान के अंदर की सियासत की खिचड़ी चल रही है और एक दूसरे की टांगें जो खींचने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश की जा रही है कि मैं हूँ सरबराह, सही है। अब जाहिर है उसमें क्या आफाक अहमद साहब तक कोई किरदार अदा करेंगे, तो मेरी इतलात के मुताबिक इस हवाले से आफाक अहमद साहब कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मुझसे ये भी पूछा गया कि MQM की जो ये खींचातानी चल रही है दो ग्रुप्स के दरमियान के, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप और मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप है, इस ग्रुप की जो खींचातानी चल रही है और अब बहादुराबाद किसका होगा और MQM किसकी होगी, वो जो बातें कही जा रही है उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई किरदार है। तो कुछ लोगों ने ये खबर चलाई और बहुत सारे लोग जो इस वक्त MQM पाकिस्तान की जो असल क़यादत है, असल क़यादत में उसे कहता हूँ कि जो PSP से आए ज़ाहिर है वो दूसरे हैं, MQM पाकिस्तान से आए दूसरे, जो जिन्होंने MQM पाकिस्तान बनाई। MQM पाकिस्तान तो दर हकीकत डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और इन्होंने बनाई है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब तो इसके ख़िलाफ़ बात करते रहे कि जनाब ये MQM तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की है, ये वो कहते रहते थे मुसलसल। तो मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छा, उनके दरमियान और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान खींचताने की खबरें आ रही हैं। अब जो खींचताने की खबरें आ रही हैं उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वीलॉग्स भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुलाकात हुई है लंदन में और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक मैं आपको कंफर्म ये इतला दे रहा हूँ, 100% इतला दे रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब ये लंदन गए थे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की MQM लंदन के किसी भी जिम्मेदार, किसी भी चाहने वाले से कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये मैं आपको बहुत कंफर्म ज़राए से कह रहा हूँ। तो ये खबरें, क्योंकि आसान हदफ यही होता है कि भाई उन पर इल्ज़ामात लगा दिए जाए कि जनाब, अभी तो आप ये देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद दिनों में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर वही पुराने इल्ज़ामात लगने लगेंगे। ये रॉ का एजेंट है, याद है आपको, ऐसे इल्ज़ामात किसी ने लगाए थे, तो वो इल्ज़ामात भी लगेंगे। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन पर भी वही इल्ज़ामात लगाने की दूसरा ग्रुप कोशिश कर रहा है कि जनाब ये इन्होंने हमेशा तकसीम की सियासत की है, इन्हें ताकत चाहिए, इन्हें सारी जिम्मेदारियां चाहिए, ये चाहते हैं ये चेयरमैन बन जाए। तो दूसरी तरफ से भी ये इल्ज़ामात का सिलसिला है, तो इस तरफ से भी इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है, उस तरफ से भी इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसमें इन दोनों का, यानी कि ना आफाक अहमद साहब का कोई किरदार अदा करने का फ़िलहाल कोई मूड है, ना अल्ताफ़ हुसैन साहब का इन सब झगड़ों से कोई मामला है, क्योंकि उनका एक बिल्कुल ही अलग सोच और उनके जो मानने वाले वो दोनों के अलहदा हैं और इस झगड़े को वो अपना हिस्सा तस्वुर नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल दोनों एक ग्रुप्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ खबरें भरपूर तौर पर और भरपूर तरीके से चला रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो इसको कर रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यकीनी तौर पर MQM की साख्त पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जो है वो अभी अगर हम कुछ भी कहें, लेकिन MQM पाकिस्तान का बहरहाल चेहरा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को या फारूक सत्तार साहब को समझा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब अब बार बार अगर MQM पर आने की या उनको होल्ड कर कोई भी पोजीशन बना ले, लेकिन उनका जो माजी के साथ कनेक्शन है वो उनके साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। अब जो दीगर रहनुमा है वो भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि अनीस क़याम ख़ानी साहब ने कुछ इजलास लिए हैं बहादुराबाद के अंदर। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है, हैरत इस बात की होती है कि MQM के जिसे नौजवानों की जमात तस्वुर किया जाता था, उन इजलास के अंदर सबकी उम्रें मुझसे बड़ी ही नज़र आएगी, मुझसे छोटा कोई नज़र नहीं आया। तो मैं ये सोचने लगा कि यार MQM का तो एक ज़माने में बड़ा मिजाज था कि जनाब उसके पास यूथ है, उसके पास यूथ है, लेकिन मुझे किसी भी जिम्मेदारी पर यूथ नज़र नहीं आ रहा। और ज़ाहिर है इस सूरत हाल में, इस तकसीम से जो बकाया लोग रह गए हैं वो भी घरों पर बैठ जाएंगे और फिर जो चंद लोग रह जाएंगे, अब क्या कह सकते हैं उसको। लेकिन खैर इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा। मुझे मालूम है बहुत सारी कहानियाँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ कि इस वक्त दोनों एक दूसरे पर बज़ाहिर नहीं, लेकिन यानी
खुलकर खुद कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके चाहने वाले जो हैं मुख्तलिफ दोनों ग्रुप्स के, वो मुख्तलिफ वीडियोज़, मुख्तलिफ मैसेजेस शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे के ख़िलाफ़। आज कराची शहर में बड़ा एहतजाज हुए, आज 4 मकामात पर कराची शहर में एहतजाज हुए। अब आप सोच रहे होंगे किस बारे में एहतजाज हुए? जो कुछ भी पाड़ा चनार के अंदर वाक़या रोनुमा हुआ वो अफसोसनाक वाक़या है। हमने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की, ख़ास तौर पर किसी भी तौर पर किसी मजहबी मामलात में एक दूसरे को कत्ल करने की हमने इंतहा पसंदी की कभी भी हिमायत नहीं की, ना हमने पहले की, ना अब कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो कुछ भी अफसोसनाक सानिया पेश आया, यकीनी तौर पर बुरा है, पाकिस्तान के लिए बुरा है। हमारे यहाँ दरमियान में जो बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसलकी जो मामलात हैं उसके दरमियान ये रुकावट है। इस हवाले से मुख्तलिफ मुज़ाहरे आज कराची शहर में हुए और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने उसमें शिरकत भी की। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जहाँ मुआशी है, वहाँ हमारे यहाँ मसला इस दहशतगर्दी की आग से भी निमटना है। इस दहशतगर्दी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आज उस हवाले से मुज़ाहरे भी कराची शहर के अंदर हो गए और दीगर मामलात भी हो गए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त जो मामलात तहरीक इंसाफ के चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के मुज़ाहिरों की वजह से कराची शहर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और इस हवाले से कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी नज़र आई है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 24 तारीख को यहाँ पर तहरीक इंसाफ कोई प्रोटेस्ट भी कर सकती है। इस हवाले से भी काफ़ी चमगोइयाँ होती रहीं कि जनाब ये मामलात हो सकते हैं, इस तरह की प्रोटेस्ट को रोकने की ये कोशिशें भी हो सकती है। तो शहर से अब तक की यही बड़ी बड़ी खबरें जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। कोई और बात, कोई और चीज़ अगर आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। साथ साथ जो है वो हमारा व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स भी हम आपको नीचे दे रहे हैं, उसमें भी आप लिंक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ आपके पैगामात जो है वो हमें एक मखसूस व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दे देंगे कि जिसके ज़रिए आप हमसे बराह रास्त भी राब्ता कर सकते हैं और मुख्तलिफ ख़बरों पर बात भी कर सकते हैं। तो यह है अब तक की बड़ी बड़ी ख़बरें और बड़े बड़े मामलात के जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।